नमस्ते। वृद्धि में विकास का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वृद्धि में विकास में अंतर बताइए। वृद्धि में विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि का अर्थ ग्रोथ ऑफ मीनिंग ऑफ ग्रोथ। बच्चे का जन्म एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया से शुरू होता है। बच्चे के जीवन की शुरुआत 1/200 इंच व्यास के जाइगोट से शुरू होती है और जिसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना संभव है। जीवन का यह सूक्ष्म स्वरूप माँ के गर्भ में तेजी से विकसित होना शुरू होता है और बहुत तेज गति से इसका विकास होता है। अंग्रेजी कवि एस टी कोलेरिज के शब्दों में माँ के घर में बालक के 9 महीने का इतिहास उसके जन्म के बाद के 10 वर्षों के इतिहास से कहीं अधिक मजेदार होता है। डॉक्टर के गणपति के शब्दों में जीव विज्ञान में कोई भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं जितना कि माँ के घर में 2 कोशिकाओं के मिलने से शुरू होता है और 9 महीने तक चलता हुआ बालक के जन्म लेने पर खत्म होता है। मानव जीवन की एक कोशिका के रूप में शुरुआत वास्तव में ही चमत्कारी है। मानव की कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं जिनमें एक सेट पिता से और दूसरा माता से प्राप्त होता है। सबसे अंतिम जोड़ा उसके लिंग को निर्धारित करता है। इस प्रकार माता पिता से जो भी कुछ जो बालक लेकर पैदा होता है वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता हुआ विकसित होता है। एक व्यक्ति का जीवन गर्भ के में माता के डिंब और पिता के शुक्राणु के मिलने से बनी कोशिका से शुरू होता है और धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। उनकी संख्या करोड़ों अरबों तक पहुँच जाती है। ये कोशिका में कोई भारी नहीं होता लेकिन कुछ ही समय में माँ की गर्भ बालक का वजन बढ़कर 6 पाउंड तक हो जाता है। हम अपने जीवन में कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितनी तेज़ी से गर्भ के समय बढ़ते हैं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंग भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग संख्यात्मक बदलाव के संबंध में करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि बालक का वजन बढ़ गया है और इसका कद लंबा हो गया है। हम ऐसा कहते हैं क्योंकि हमें ऐसा दिखाई देता है, अर्थात व्यक्ति में एक निश्चित समय में हुए संख्यात्मक बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि ग्रोथ का अर्थ सामान्यतः व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उन अंगों की कार्य क्षमता के विकास में से लिया जाता है। शरीर के इन अंगों के विकास से व्यक्ति का व्यवहार भी निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इस दृष्टि में वृद्धि का अर्थ व शरीर आकार और भार में वृद्धि इस वृद्धि में मांसपेशियों मसल्स की वृद्धि भी शामिल है। एच.बी. मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण क्या मानव के आकार में परिवर्तन आता है। दूसरा प्रमाण है 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव पैदा होता है। तीसरा प्रमाण उसकी हड्डियों में परिवर्तन आना। चौथा प्रमाण हृदय, हाथ और अंगों के क्षेत्र और स्थिति में बदलाव आना। पांचवा प्रमाण अपेक्षित आकार में परिवर्तन आना। हर्बर्ट सॉरेंस के विचार में बड़ा होना तथा भारी होना ही वृद्धि की ओर संकेत करता है। फिजिकल ग्रोथ रेफर्स टू बिकमिंग लार्जर एंड हैवियर। अतः वृद्धि को मात्रा क्वांटिटी के रूप में देखा जाता है। इस वृद्धि की एक सामान्य पद्धति होती है। किसी विशेष व्यक्ति की कोई अलग से वृद्धि नहीं होती। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में संबंधित होती है, अर्थात यदि किसी की शारीरिक वृद्धि तेज होती है तो उसकी मानसिक वृद्धि भी तेज दिखाई देती है। इसके विपरीत जो भी हो सकता है, अर्थात धीमी शारीरिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानसिक वृद्धि भी धीमी होगी। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। फ्रैंक ने भी कहा है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे वृद्धि का नाम दिया जाता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती और न ही इसकी गति एक समान रहती है। उपरोक्त विवरण के विश्लेषण से वृद्धि के बारे में निम्नलिखित सामने आती है। वृद्धि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसकी गति बदलती रहती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि में तीव्रता स्त्रियों में अधिक होती है। वृद्धि अनुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि को मानसिक वृद्धि भी की अपेक्षा देखना आसान है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में संबंधित होते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और यह एक विशेष अवधि या आयु तक होती है। वृद्धि की सभी व्यक्तियों में एक समान पद्धति पैटर्न होती है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी हो जाता है। वृद्धि से निश्चित अंड फर्टिलाइज्ड एग के विभाजन के फलस्वरूप होती है। शुरुआत में वृद्धि तेज होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। वजन और स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास शब्द का प्रयोग एक निश्चित समय में हुए गुणात्मक बदलाव के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक बालक बैठना शुरू करता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, ये उसमें गुणात्मक बदलाव है। वास्तव में वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे पर आधारित है। बिना विकास की वृद्धि नहीं हो सकती और बिना वृद्धि के विकास असंभव है। विकास शब्द अधिक व्यापक और वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित आयु तक स्तर पर पहुँचकर व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है जबकि विकास चलता रहता है। 18 या 19 वर्ष की आयु के बाद लंबाई का कद बढ़ना रुक जाता है लेकिन व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक
और क्रियात्मक विकास चलता रहता है। प्रवृत्ति और विकास शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वास्तव में वे दो विभिन्न अवधारणाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं और एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। वृद्धि का संबंध शरीर के होने वाले विकास से है। विकास शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार विकास परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति के भ्रूण अवस्था में परिपक्वता तक पहुँचाने के दौरान होती है। जर्शील टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द से अभिप्राय उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह जिससे निश्चित अंड से परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ऑरलॉक के अनुसार विकसित परत की वृद्धि तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास की प्रक्रिया को क्रमिक ऑर्डरली माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं तथा एक कोई निश्चित परिवर्तन एवं एक विशेष परिवर्तन के पहले या बाद में घटित होता है। उदाहरणार्थ विकास के क्रम में बच्चा पहले रेंगना क्रॉलिंग सीखता है, फिर सकना, फिर बैठना और इसके पश्चात चलना शुरू करता है। क्रियाओं का एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि के पीछे विकास एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। वृद्धि ग्रोथ के परिणाम स्वरूप विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं, जबकि विकास के परिणाम अपेक्षाकृत अधिक जटिल होते हैं। वृद्धि के परिणामों का अवलोकन ऑब्जर्वेशन एवं मापन मूल्यांकन सरल होता है, जबकि विकास के अंतर्गत यह सब कुछ कठिन कार्य माना जाता है। कई बार वृद्धि ग्रोथ को विकास का एक ही पक्ष मान लिया जाता है। उपरोक्त विवरण के विश्लेषण से विकास के बारे में निम्न तथ्य प्रकाशित में आते हैं। विकास निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। विकास व्यवहार में परिवर्तन या सुधार होता है। वृद्धि और विकास दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही प्रतिकूल प्रोडक्ट और रिजल्ट माना जाता है। विकास बहुत ही व्यापक शब्द माना जाता है। विकास क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही शामिल होते हैं। दोनों पक्ष मात्रात्मक पक्ष दोनों ही शामिल होते हैं। विकास और प्रेक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। विकास का प्रेक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास का अर्थ जानने के पश्चात हम वृद्धि और विकास में लिखित अंतर देख सकते हैं। वृद्धि विकास डेवलपमेंट। वृद्धि का संबंध शरीर और तथा व्यवहार के परिवर्तनों से होता है। विकास का प्रयोग पर शरीर के विभिन्न अंगों की गुणात्मक उन्नति के संदर्भ में किया जाता है। वृद्धि के अंतर्गत आयु परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा उन्हें संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण किसी विद्यार्थी के भार और कद की लंबाई को आंकड़ों में लिख सकते हैं। 60 किलो 5 फुट 6 इंच आदि। विकास को केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। विकास की गुणात्मक पक्ष को मापने का कोई तरीका नहीं है। क्या जैसा बालक की भाषा का विकास, उसके चेहरे के रंग रूप का विकास। वृद्धि निरंतर नहीं होती, एक निश्चित आयु के स्तर पर जाकर रुक जाती है। बालक 18 वर्ष की आयु के बाद कद में बढ़ना बंद हो जाता है। विकास का क्रम जन्म से लेकर आयु तक चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। वृद्धि का शब्द का अर्थ संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। वृद्धि विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व है। विकास बहुत ही व्यापक शब्द। विकास की प्रक्रिया में ही वृद्धि शामिल होती है। वृद्धि का संबंध मात्रा से होता है, जिससे परिमाणात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव चेंज से है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि के बिना विकास नहीं हो सकता, विकास के बिना वृद्धि भी नहीं हो सकती। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की व्याख्या करें। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या है? भारतीय संदर्भ में जिक्र के साथ संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत के प्रभावों की विवेचना कीजिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजेट्स थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजीन पियाजेट स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादित किया कि बालक सीधे अनुभव की सहायता से ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहले उन्होंने सुझाया कि बच्चों को सीखने में केवल इतनी भूमिका होनी चाहिए कि वे बच्चों को उचित सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ अंदर क्रिया करके बालक ज्ञान का निर्माण कर सके। उन्होंने विकास के विभिन्न स्तरों का विकास किया। उनके इस उपागम ने स्कूल के पाठ्यक्रम के नियोजन में सहायता की। पियाजेट की 4 अवधारणाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का आधारभूत यंत्र है जो किसी व्यक्ति के और उसके वातावरण के संबंधों में संतुलन रखता है। यह संतुलन किसी विकसित हो रहे व्यक्ति या द्वारा वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करने से प्राप्त होता है। विकास
के दौरान व्यक्ति द्वारा की जा रही क्रियाओं के वातावरण का समावेश होता रहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कार्य करने का ढंग वातावरण के अनुकूल बन जाता है। इस प्रकार वृद्धि का विकास समायोजन और अनुकूलन की लगातार एक प्रक्रिया है। पियाजे ने बालक के विकास के निम्न स्तर बताए हैं: ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। गत्यात्मक स्तर बालक के संज्ञानात्मक विकास का पहला स्तर है। इस स्तर पर शिशु उसके आसपास के संसार को ज्ञानेंद्रिय अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ सहसंबंध स्थापित करके समझने का प्रयास करता है। पियाजे के अनुसार शिशु को इस संसार का ज्ञान इस प्रक्रिया करके प्राप्त होता है। बालक जन्म के समय प्रतिबिंबित और प्राकृतिक गतिविधियों से शुरू होता है और यह इस स्तर के अंत तक प्रतीकात्मक विचारों को विकसित कर लेता है। पियाजे के सिद्धांत में इस अवस्था को वह काल माना जाता है जब शिशु अपने ज्ञानेंद्रिय अनुभवों और अपनी गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से सोचता है। इस अवस्था में शिशु बार बार किसी वस्तु को छूता है, दिखता है और सुनता है, और वह उसे बचाने की कोशिश करता है, उसे चबाने की कोशिश करता है। पियाजे के अनुसार ये गतिविधियाँ उसे संसार के बारे में सिखाती है और उसके प्रति प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक शिशु की गतिविधियाँ उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं और घटनाओं को प्रस्तुत करती है। एक जानवर खिलौना उसके लिए शुरू से काफ़ी विचलित करने वाला होता है, परंतु वह उसे बार बार देखकर पकड़कर अपनी संवेदनाओं को संगठित करता है और उसका एक संप्रति बना लेता है। जब बालक के सामने से कुछ देर के लिए वो खिलौना हटा लिया जाता है तो भी बालक जानता है कि बेशक खिलौना उसकी आंखों के सामने नहीं, लेकिन वह अवश्य। पियाजे ने शिशु की संवेदना के स्थायित्व को वस्तु स्थायित्व कहा है, जिसका अर्थ वस्तु है अवश्य, चाहे वो अब आंखों के सामने नहीं है। यह संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तर। शिशु काल में बालक बातें नहीं करता, इसलिए ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक विकास शुरू में बिना भाषा की सहायता से ही होता है, और इस अवस्था में बालक क्या सोच रहा है यह जानना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन शिशु भाषा के बिना भी किसी वस्तु के बारे में यह बता सकते हैं, चाहे वो वस्तु उससे छिपा ली जाए। उदाहरण के लिए प्रयोग में उन्होंने बताया कि 18 से 24 महीने का बालक जब एक वस्तु को उसके सामने से उठाकर छिपा लिया जाता है तो वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है। यह सब वह बिना भाषा के ही करता है। इस अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। पियाजे ने इस अवस्था को निम्नलिखित 6 उप अवस्थाओं में बांटा है: सहज क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन। यह अवस्था जन्म से लेकर 30 दिन तक रहती है। बच्चा इस अवस्था में केवल सहज क्रिया रिफ्लेक्शन से करता है, जैसे मुंह से चूसने की क्रिया। मुख्य वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। इस अवस्था की अवधि 1 महीने से 4 महीने तक होती है। इस अवधि के दौरान बच्चों की सहज क्रियाएं एक कुछ सीमा तक उनकी अनुभूति एक्सपीरियंस से द्वारा परिवर्तित होती है और यह दोहराई जाती है। बार बार दोहराने के कारण उसे वृत्तीय सर्कुलर कहा जाता है। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। इस अवस्था की अवधि 4 से 6 महीने तक होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु को छूने तथा उन्हें इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। गौण मेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा। इस उप अवस्था की अवधि 8 से 12 महीने तक होती है। इस दौरान बच्चे उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने के योग्य हो जाते हैं। बच्चे स्कीमा हो सीखते हैं और इसका वह सामान्यीकरण करने में सक्षम हो जाती है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज। यह अवस्था 12 से 18 महीने तक होती है। इस दौरान बच्चे भूल और प्रयास की क्रिया द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं। मानसिक या संयोजन द्वारा नए साधनों की खोज करना, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीनिंग्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। में 18 से 24 महीने तक की अवस्था होती है। इस दौरान बच्चे देखी गई वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्व को समझने में सक्षम हो पाते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज। पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। इस अवस्था में बच्चों में बाहरी वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस स्तर की विशेषता यह है कि इसमें बालक अपनी अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। वस्तु की अनुपस्थिति में वस्तु के प्रतीकात्मक रूप का प्रयोग करना सीखता है। वह वस्तुओं को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वह दूसरों के विचारों से सहमत नहीं होता। इस अवस्था में भी
निम्नलिखित दो अवस्थाएं पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था प्री कंसेप्चुअल पीरियड अवस्था में निम्नलिखित विकास दिखाई पड़ते हैं। इस उपावस्था जिसमें से 4 वर्ष तक होती है। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे आमतौर पर अनुकरण तथा खेल द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं आदि से शब्दों द्वारा संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे उन वस्तुओं का डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं और जो उनके सम्मुख उपस्थित नहीं होती। बच्चा अभिनय करना सीख लेता है। बच्चों का चिंतन केंद्रित होता है। अंतर्दर्शी अवस्था इंट्यूटिव पीरियड इस अवस्था में निम्नलिखित विकास नजर आते हैं। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस दौरान बच्चों की भाषा विकसित हो जाती है। बच्चे तर्क का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे बहुत जिज्ञासु क्यूरियस हो जाते हैं तथा प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। बच्चों के चिंतन और तर्क में कोई परंपरागतता नहीं होती। इस अवस्था में बालक प्रतीक सिंबल्स को धीरे धीरे ग्रहण करना सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चा स्वतः केंद्रीय तथा स्वार्थी नहीं होता। दूसरे के पर रहकर ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चा इस अवस्था में कारण कार्य संबंधित कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से परिचित नहीं होता। तर्क शक्ति के अभाव के कारण बच्चे दूसरों के पर विचार ग्रहण नहीं कर पाते। बच्चे मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं और समस्या समाधान के किसी एक पक्ष पर ध्यान नहीं दे सकते। बच्चे रटते अधिक हैं। मूर्त प्रत्ययों कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों सब्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का निर्माण होने लगता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष के संज्ञान या ज्ञानात्मक विकास का तीसरा स्तर है। इस स्तर पर बालक की आयु 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इस स्तर पर यह विशेषता होती है कि बालक उच्च तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस स्तर की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इस प्रकार परिपक्वता ऑर्डरलीनेस यह एक योग्यता होती है जिसकी सहायता से बालक वस्तु को उसके आकार आकृति या किसी अन्य विशेषता के आधार पर पंक्तिबद्ध करना सीख लेता है। पारगम्यता ट्रांसपेरेंसी यह वह योग्यता है जिसके कारण बालक श्रृंखलाबद्ध तरीके से दी गई हुई वस्तुओं के तत्वों में संबंधों को समझ लेता है और उसमें से निष्कर्ष निकाल सकता है। उदाहरण के लिए यदि अ ब से लंबा है और ब स से लंबा है तब अ स से लंबा होना चाहिए। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यह वह योग्यता है जिसके कारण बालक वस्तुओं की उनकी शकल आकार या किसी अन्य विशेषता के कारण अलग श्रेणियाँ बना सकता है। उसे यह भी मालूम होता है कि वे एक वस्तु किसी दूसरे आधार पर एक से अधिक श्रेणी में आ सकती है। प्रत्यावर्तनता रिप्लेसमेंट बालक यह समझ लगता है कि वस्तुओं और संख्याओं को बदला जा सकता है और वापस उनके पहले वाले स्थान पर लाया जा सकता है। इस कारण बालक समझ सकता है कि 4 + 4 8 होते हैं, इसलिए 4 8 - 4 4 होता है। अहम से मुक्ति इस स्तर के बालकों में चिंतन में अहम की भावना कम होती है। वे चाहे सही सोच रहे हो लेकिन फिर भी दूसरों की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दूसरों के अनुसार भी सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए इस स्तर के बालक के सामने एक स्थिति प्रस्तुत की जाती है। एक लड़की उसके सामने एक गुड़िया को एक बक्से के नीचे रख देती है और बाहर चली जाती है। उसके बाद दूसरी लड़की आती है और उसे निकाल कर टेबल की दराज में रख जाती है। जब पहली लड़की आती है तो वह बालक बताएगा कि वह लड़की सोच रही है कि गुड़िया अब भी बक्से के नीचे है। बालक को तो पता है लेकिन वह उस लड़की की दृष्टि से सोचता है। इस स्तर के बालक केवल उन्हीं समस्याओं को हल कर पाते हैं जिन्हें मूर्त वस्तुएं या घटनाएं शामिल होती है। उपकल्पनाएं नहीं कर सकता और अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इस अवस्था के दौरान निम्नलिखित विकास होता है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास का चौथा और अंतिम काल है जो 11 वर्ष से शुरू होता है और वयस्क होने तक चलता है। इस स्तर पर किशोर अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, तर्कपूर्वक सोच सकते तथा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस समस्याओं का समाधान के लिए उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं और उनका परीक्षण भी कर सकते हैं। इस दौरान किशोरों की अमूर्त चिंतन की शक्ति उसके द्वारा पूर्ण अमूर्त समस्याओं का समाधान करने की योग्यताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। औपचारिक क्रियात्मक स्तर पर वे समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने लग जाते हैं। जब मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बालक भूल तथा प्रयास विधि का प्रयोग करते हैं। इस स्तर पर बालक भविष्य की कल्पनाओं में समझ करने में सक्षम हो जाते हैं। इस दौरान वे सामाजिक मामलों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इस अवस्था तक बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। बच्चे के चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवधि में बच्चों की समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। इस दौरान बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों सिंबल्स का अर्थ भी समझने लगते हैं। विचारों में परिपक्वता आ जाती है। बच्चा इस दौरान विचारों को वर्गीकृत और संगठित करना सीख जाता है। बच्चे इस दौरान विसंगति इनकॉन्सिस्टेंसीज को भी समझने लगते हैं।
समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समाजीकरण से क्या समझते हैं? समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। समाजीकरण की अवधारणा हम जानते हैं कि बालक जन्म के समय मात्र एक मांस का टुकड़ा होता है, लेकिन जन्म के बाद उसके आकार में वृद्धि होने लगती है तथा उसकी मानसिक योग्यताओं का दायरा भी विकसित होने लगता है। इस विकास के अतिरिक्त उसमें संवेगात्मक नियंत्रण तथा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मांस के टुकड़े के रूप में जन्म लेने के पश्चात वह कुशल मानव में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में बालक का संबंध बाहरी समाज से जुड़ने लगता है। तकनीकी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वह समाजीकरण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से गुजर रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान वो परिपक्वता मैच्योरिटी ग्रहण करने के लिए निकट पहुंच जाता है। इस समाजीकरण की प्रक्रिया में अनेक कारक सक्रिय हो जाते हैं अतः अध्यापक के लिए एक जटिल प्रक्रिया को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से अध्यापक को यह जानना चाहिए कि समाजीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। गैरेट के अनुसार बालक का जैविक व्यक्ति के मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। बालक का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही सामाजिक विकास की प्रक्रिया। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ दूसरों को साथ लेकर भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता से। उक्त परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विकास के बारे में विस्तृत तथ्य सामने आते हैं। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सहभागिता सोशल पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। अधिक सामाजिक सहभागिता हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसी न किसी प्रकार का माध्यम आवश्यक होता है। प्रतिभावान बालक तीव्रता से सामाजिक परिपक्वता पूर्ण करते हैं। मंदबुद्धि बालक धीमी गति से सामाजिक और मानसिक विकास में गहरा संबंध होता है। सामाजिक संबंधों की संख्या की अपेक्षा सामाजिक संबंधों के प्रकार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट के दो पक्ष होते हैं। सामाजिक सोशलाइजेशन समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे बच्चा या मनुष्य अपने समाज के रीति रिवाज सीखता है, उस समाज के नियम तो सीखता है तथा उस समाज की परंपराओं को निभाता है, सीखता है, अर्थात उनके अनुसार व्यवहार करना सीखता है जिस समाज का वह सदस्य होता है। जॉनसन 1961 के अनुसार समाजीकरण वह अधिगम होता है जो वह व्यक्ति को सामाजिक भूमिका निभाने के योग्य बनाता है। E. रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोगियों से हम भावना उनकी क्षमता में वृद्धि तथा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा का विकास है। समाजीकरण स्थायी प्रक्रिया स्टैटिक प्रोसेस होती है। प्रारूपता यूनिफॉर्मिटी को प्रोत्साहित करती है। समाजीकरण परिधि का विस्तार है। एक्सपेंशन ऑफ सोशल होरिजन समाजीकरण प्रक्रिया के साथ साथ अपनी सामाजिक परिधि सोशल होरिजन का भी विस्तार करता है। स्थानीय समुदाय का सदस्य बनकर वह कई प्रकार के समूहों में शामिल होता है। बालक के व्यक्तित्व पर सामाजिक समूह स्पष्ट रूप से प्रभाव डालते हैं। बच्चा समूह व्यवहार ग्रुप बिहेवियर सीखता है। समूह के सदस्यों के साथ सहानुभूति सहयोग और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता ग्रहण करता है। खेल के मैदान में लिंग भेद को स्पष्ट कीजिए। खेल बालकों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है और मनोरंजक भी होती है। बालक के जीवन में प्रसन्नता, सचेतनता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वास्थ्य के लिए की भावना उत्पन्न करता है। खेल के मैदान में बालकों में लिंग संबंधी ज्ञान का विकास होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि बालकों के खेल का विकास उसके साथ समूह से भी प्रभावित होता है। कई बार यह देखा गया है कि बालक के मित्र जिन खेलों को खेलते हैं और जिस प्रकार खेलते हैं वह बालक भी उन्हें खेलने को उसी प्रकार खेलने लगता है। यह देखा गया है कि वह बालक भी उन्हीं खेलों को उसी प्रकार खेलने लगता है। यह देखा गया कि बालक के साथी जब अधिक होते हैं तब बालक उन्हीं खेलों को खेलता है जिसमें वो बालक खेल सकते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह सामूहिक रूप से खेलता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी खेल अभिव्यक्ति पर लिंग हावी हो जाता है। आरंभ में लड़कियों की खेल लगभग समान होती है, लेकिन लगभग 2-3 वर्ष की अवस्था से उनके खेलों में अंतर आने लगता है। अब लड़कियां गुड़िया खेलने, खाना बनाने, कढ़ाई, सिलाई जैसे खेलों की ओर उन्मुख होती हैं। बालक घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों की ओर उन्मुख होता है। लड़कियों की अपेक्षा अधिक मेहनत वाले खेल पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां कम मेहनत वाले खेल पसंद करती हैं। समान स्पर्धा में भी शारीरिक रूप से लड़कों की तुलना में दुर्बल होने के कारण लड़कियों के खेल नियम भिन्न होते हैं। आगे चलकर कुछ ही खेल पर स्पर्धाएं ऐसी जिसमें लिंग संबंधी विभेद नहीं है,
जब हर खेल स्पर्धा में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग खेल आयोजन की व्यवस्था होती है। इस तरह खेल का मैदान लिंग और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्श्वीकरण हास्यकरण एवं रूढ़िबद्ध मुद्दों पर जनसमूह की भूमिका को बदलने में जनसंचार मीडिया क्या भूमिका निभा सकती है, चर्चा कीजिए। पार्श्वीकरण, हास्यकरण तथा रूढ़िबद्धता से निपटने में मीडिया की भूमिका का उल्लेख कीजिए। पार्श्वीकरण या हास्यकरण एवं रूढ़िबद्धता से निपटने में जनसंचार मीडिया माध्यमों की भूमिका। वर्तमान युग वैश्वीकरण, सार्वभौमिकरण तथा औद्योगिकरण का युग है। इस युग में मीडिया का तत्काल प्रभाव लोगों की विचारधारा तथा बोधगम्यता पर तुरंत पड़ता है। मीडिया लोगों में सहनशीलता, नैतिकता की वृद्धि, सांस्कृतिक और मॉडलिंग संबंधी मुद्दों पर सार्वभौमिक जागरूकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दुर्भाग्यपूर्ण, नकारात्मक, रूढ़िबद्ध लोगों द्वारा जानबूझकर अनजाने मीडिया की भावना, सक्षमता और संदेशों व पृष्ठपोषण का गलत प्रयोग किया जाता है। इससे भ्रांतियाँ व गलतफहमियाँ पलवित होती है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही एक बालक को रूढ़िबद्ध परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक बालक की अभिवृत्तियाँ मीडिया द्वारा सकारात्मक व नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। मीडिया वैसे तो भेदभाव करने में, फैलाने या पैदा करने में प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करता, परंतु यह भी सच है कि मीडिया भी कहीं न कहीं भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक विभाजन करने तथा राजनीतिक विकास को मुख्यधारा से जोड़ने में सक्षम हो गया है। मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम रूढ़िबद्धता के संबंध में दोहरी भूमिका अदा करता है। कभी कभी यह रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है और कभी कभी इसके विपरीत रूढ़िबद्धता संबंधित बुराइयों को दूर करने में ही कार्य करता है। वर्तमान में मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति पर अपना अमिट छाप छोड़ी है। अनेक शोधों के परिणामों में यह पाया गया है कि यदि उन रूढ़िबद्ध परंपराओं को अस्वीकार और भेदभाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो मीडिया ही एकमात्र विकल्प है। मीडिया के द्वारा इस सामाजिक समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। मीडिया जनसमुदाय को यह समझाने का सकारात्मक प्रयास कर सकती है कि रूढ़िबद्धता, भेदभाव और सामाजिक अलगाव किसी भी राष्ट्र के लिए लाभदायक नहीं हो सकता, क्योंकि ये समस्या प्रत्येक राष्ट्र की सुचारू, व्यवस्थित और कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है। उपयुक्त मुद्दों से निपटने में जनसंचार मीडिया माध्यमों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। श्रोतागण की अवधारणा और प्रत्यक्षीकरण पर मीडिया का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ऑडियंस परसेप्शंस। मीडिया का श्रोतागणों की सोच और विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आधुनिक जगत में प्रत्येक प्राणी मीडिया के संपर्क में रहता है। वास्तविकता बनाना, मार्केटिंग, रियलिटी प्रसारण मीडिया मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन और विकल्प है। यह सीखने का एक सबसे शक्तिशाली उपकरण भी माना जाता है। टेलीविजन जगत के दीवार स्वप्न श्रोतागणों के वास्तविक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। लोग जिस प्रकार के सीरियल और नाटक देखते हैं उस प्रकार का व्यवहार व अभिवृत्तियों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। नायक भूमिका का रोल मॉडल। टेलीविजन के नायकों की भूमिका में श्रोतागण अपने आप को सशक्त रखना शुरू कर देते। कभी कभी तो यह नायक ऊंचाई इतनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है कि लोग नायकों को उनकी भूमिकाओं के आधार पर बनी उनकी छवि को अपने मन में बिठा लेते हैं। उदाहरण अपने मुख्य पसंदीदा नायक की विशेषताओं और मृत्यु का अनुसरण करना आदि विषय की संवेगात्मक उत्तेजना के इसमें इमोशनल अराउजल। मीडिया हमारे संवेगात्मक उत्तेजनाओं पर सीधा प्रभाव डालकर हमारा ज्ञान व विचारधारा का निर्माण करता है। मीडिया को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है जो हमारी विकृत और दूषित प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। जो सार्वजनिक कार्यवाही का निर्णय, डिसाइडिंग पब्लिक एजेंडा, जनसंचार माध्यम हमें सूचित करने का कार्य करता है कि क्या महत्वपूर्ण और समय की मांग क्या है। कभी कभी मीडिया अपराध व भेदभाव के विषय में अत्यधिक महत्ताओं के प्रसारण करके जन समुदाय में अनेक भ्रांतियों व गलतफहमियां पैदा करने का कार्य भी करता है। मीडिया जन समुदाय की अभिवृद्धि व सार्वजनिक और नागरिक शैलियों का भी निर्णय भी लेती है। मीडिया विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत रिगार्डेड एज रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। समाचार मीडिया को विश्वसनीय सूचनाओं को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत माना जाता है। कभी कभी मीडिया प्रसारित सामग्रियों में अपने लाभ का उद्देश्य रखकर सत्य को प्रभावित करने का प्रयास भी करता है। यह लाभ प्राप्ति की धारणा मीडिया के परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती है। जनसंचार माध्यम प्रकाशित व प्रसारित दोनों रूढ़िबद्धता को आकार देने में यह भूमिका अदा करती है। चलचित्रों में हमारे मन को तेज करने की शक्ति होती है। यह संसार हमें जिससे हम रहते हैं उनको देखने और आकार देने में भी सहायता करता है। यह हमारे व्यवहारात्मक दायरे और सामाजिक प्रतिमानों को भी प्रभावित करता है। मीडिया श्रोतागणों व जनसमुदाय को मनोरंजन, सूचनाएं और मूल्य निर्धारण सूचनाएं प्रदान करने में विभिन्न भूमिका अदा करता है। रूढ़िबद्धता, सामान्य
रूप में मीडिया में प्रयोग की जाती है, जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। रूढ़िबद्धता का प्रयोग जन समुदाय की सहायता करने के लिए भी किया जाता है, जिसके द्वारा लोग नायकों के चरित्रों की तुलना कर सही गलत को सही मायने में पहचान सकते हैं, वो अपना चारित्रिक विकास कर सकते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मीडिया द्वारा महिलाओं को प्रभावित करने की शब्दों की वर्तमान सूची के अनुसार यह पाया गया है कि अभी 75 वर्ष तक की लिंग संबंधी समानता को समाप्त नहीं किया जा सका। लिंग प्रतिनिधित्व में मीडिया की भूमिका, जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया। लिंग प्रतिनिधित्व में मीडिया की भूमिका निम्नलिखित हो सकती है। लिंग संबंधी बनी बनाई रचनात्मक छवि को बढ़ावा देना, टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव इमेजेस ऑफ जेंडर। मीडिया जनसंचार के माध्यम लिंग की रूढ़िबद्ध छवि प्रस्तुत करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। ग्राही 2003 के अनुसार टेलीविजन व्यवसाय आदमी और औरतों की परंपरागत रूढ़िबद्ध छवि को बढ़ावा देता है। आधुनिक समय में भी औरतों को दयनीय, बेचारी वाली दृष्टि से दिखाने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं को सौंदर्यात्मक वस्तु के रूप में दर्शाना, डिपिक्टिंग फीमेल्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। विज्ञापनकर्ता द्वारा बने उत्पादों को बेचने के लिए महिलाओं के शरीर का प्रदर्शन किया जाता है। 50% विज्ञापन में महिलाओं को दर्शाया जाता है और 56% टेलीविजन प्रचार में महिलाओं के सौंदर्य को अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्रयोग करते हैं। पुरुषत्व अस्तित्व को परिभाषित करना, डिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। महिलाओं का चित्रण मीडिया द्वारा रूढ़िबद्ध घरेलू स्त्री गृहिणी के रूप में किया जाता है। महिलाओं की भूमिकाओं में जो परिवर्तन लाया भी गया है, उनमें भी उन्हें एक वस्तु तुल्य में दर्शाया गया जाता है। महिलाओं का चित्रण हमेशा कमजोर और आदमी से निम्न स्तर पर किया जाता है। महिलाओं और संबंधी मुद्दों को कम उजागर करना, पुअर न्यूज कवरेज ऑफ मेल मीडिया द्वारा महिलाओं की समस्याओं जैसे काजी महिलाओं की समस्या, समाज में उनका स्तर, परिवार और प्रतिदिन संघर्ष करना आदि मुद्दों को गहराई से उजागर नहीं किया जाता। कभी कभी राजनीतिक और सामाजिक रुचि को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतिशतात्मक समाज को प्रबल देना, रीइंफोर्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। मीडिया की नीतियों द्वारा महिलाएं सांस्कृतिक रूढ़िबद्धता को प्राप्त कर रही हैं। मीडिया द्वारा एक स्वतंत्र महिला का चित्रण भी एक सुंदर, आकर्षक और कमजोर नायिका के रूप में दर्शाया जाता है। महिलाओं को पुरुष पर सामाजिक और वित्तीय रूप से निर्भर दर्शाया जाता है। पुरुष महिलाओं के लिए सदैव सही निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रतिशतात्मक रूढ़िबद्धता को विभिन्न चालकों द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। चुनना व बदलना, नीति का पालन, फॉलो पिक एंड चेंज पॉलिसी। मीडिया महिलाओं की कुछ निश्चित छवियों जैसे मूल्यों, व्यवहारात्मक प्रतिमान आदि का चुनाव करता है, जिससे वह बनने पर प्रभाव डाल सके। यह महिलाओं की कुछ चयनित वास्तविकताओं को उजागर करता है। महिला एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में समझी जाती है, जो कहीं न कहीं प्रतिशतात्मक संस्कृति को दर्शाती है। विकासात्मक योजनाओं में पक्षपात, रीइंफोर्सिंग बायस इन डेवलपमेंट प्लान। संक्षिप्त रूप में अगर कहें तो मीडिया सदैव महिलाओं की अपेक्षित सहभागिता को नजरअंदाज करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कमजोर समझना, नौकरानी समझना, महत्वपूर्ण न मानना आदि प्रत्यक्षीकरण को चुनौती देने की बजाय मीडिया पुनर्बन प्रदर्शन करने का कार्य करता है। विकासात्मक योजनाओं में भी महिला संबंधी मुद्दों को व्यक्त और संदिग्ध रखा जाता है। महिलाओं में क्षीण आत्मसंप्रत्यय विकसित करने का कारण कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवर सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल्स। महिलाओं के आत्मसंप्रत्यय को दृढ़ता प्रदान करने के लिए मीडिया अपनी बहुत कम भूमिका अदा कर पाता है। महिलाओं के पहनावे और टिप्पणी की जाती है। महिलाओं का चित्रण एक व्यवसायिका के रूप में न करके एक देख रेख करने वाली महिला के रूप में अधिक किया जाता है। इसलिए ये सब कारण महिलाओं के आत्मसंप्रत्यय पर नकारात्मक प्रभाव पर डालते हैं। लिंगीय रूढ़िबद्धता को समाप्त करने तथा एवं पुनर्निर्माण में मीडिया की भूमिका। रोल ऑफ मीडिया इन डिकंस्ट्रक्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। महिलाओं की समस्याओं को जानने और उनको समझने के लिए न्यू सेक्टर उत्तर प्रदेश में एक फोरम का निर्माण किया है। न्यूज स्लैटर खबर लेहरियों ने हाल में ही चमेली देवी जैन अवार्ड जीता है। लिंगीय मुद्दों को भारत में प्राथमिकता के आधार पर समझना अत्यंत आवश्यक। मीडिया के आंकड़ों और तथ्यों को गहनतापूर्वक प्राप्त करना चाहिए। मीडिया को लिंगीय रूढ़िबद्धता पर महत्वपूर्ण व अहम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है, ताकि वह गरीब प्रदेशों की महिलाओं के विरुद्ध हो रहे शोषण को समाप्त करने में मदद कर सके। मीडिया महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में अवगत करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। समाज में हो रहे अपराधों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार से
अधिकारों से मीडिया को समय समय पर अवगत करवाना चाहिए। मीडिया को साक्षर बनाना, मीडिया इलिटरेट में सूचनाओं के उत्पादकों को जागरूक होना आवश्यक है कि विभिन्न चैनलों पर किस प्रकार के प्रसारण किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लिंगी पक्षपात अनजाने में हमारे द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और मीडिया भी उनको पुनर्पनन प्रदान करता है। इसलिए मीडिया का साक्षात्कार होना अधिक आवश्यक है और वह अपने संदेश और का टीवी सीरियल्स के द्वारा किस प्रकार संदेश जन समुदाय तक पहुँचा रहा है। मीडिया को इन संदेशों के निहितार्थ का आलोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। मीडिया को यह भी प्रयास करना चाहिए कि कैसे किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण न करे जिससे लिंग संबंधी रूढ़िबद्धता, पक्षपात व भेदभाव जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिले। मीडिया रूढ़िबद्धता संबंधी समस्याओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत कर इसके द्वारा पड़ने वाले दुष्प्रभावों में समुदाय को अवगत करवा सकते हैं। मीडिया को सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को भी समुदाय तक पहुँचाना चाहिए कि समस्याओं को दूर करने के लिए दिन प्रतिदिन क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया और समाज वर्ग संबंधित रूढ़िबद्धता, मीडिया एंड सोशल क्लास स्टीरियोटाइप्स। मीडिया अक्सर सामाजिक समूहों की विभिन्नता पर सामान्य प्रकाश डालते हैं और रूढ़िबद्धता को दूर करने का प्रयास करता है। मीडिया समूहों के सदस्यों के मध्य अंतरों को भी उजागर करता है। मीडिया गेज सदैव मीडिया ऐसी आवश्यकताओं को प्रकाश बनाने का कार्य करता है कि किस प्रकार से उच्च वर्गों के द्वारा मीडिया की विषय वस्तु को नियंत्रित किया जाता है। सामान्यतः निम्न सामाजिक वर्गों के लोगों में मीडिया द्वारा नकारात्मक अपराधी व निम्न स्तर रूप में चित्रित किया जाता है। मीडिया में वर्ग संबंधी रूढ़िबद्धता निम्नलिखित रूप में अवलोकित की जा सकती है। दयनीय रूप में या पैथेटिक में प्रसारण। मीडिया अक्सर अपनी प्रसारित वस्तु में निम्न वर्ग के लोगों को दयनीय व प्रार्थी जैसे संवेगों तक ही सीमित रखता है। यह सब चारित्रिक भूमिकाएं समुदाय में वर्ग संबंधी रूढ़िबद्धता फैलाने में कार्यरत हो जाती है। हिंसात्मक वस्तु के रूप में एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वायलेंस। मीडिया द्वारा सदैव सामाजिक वर्गों को ही अपराधी, मजबूर, असहाय व डराने धमकाने के प्रति कमजोर व छिन्न छवि के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। चरित्र परिभाषीकरण के लिए रूढ़िबद्धता का प्रयोग यूजिंग स्टीरियोटाइप्स एज कैरेक्टर डिफाइनिंग फैक्टर। मीडिया द्वारा जो रूढ़िबद्ध पीड़ा चरित्र को परिभाषित करने के लिए प्रयोग मिलाई जाती है उनके द्वारा लोगों को स्वयं को पहचानने और वर्गों में विभाजित करने में आसानी हो जाती है। यह रूढ़िबद्ध धारणाएं सदैव चरण बढ़ा चढ़ाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार के चित्रणों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों की मानसिकता को ठेस पहुँचती है और वह समाज में समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मीडिया जहाँ एक और रूढ़िबद्धता के समय में जनसमुदाय को अवगत करवा रहा है, वह दूसरी ओर उसे उन बुराइयों को दूर करने और प्रजन से उखाड़ फेंकने के लिए भी विभिन्न तरीकों को उजागर करना चाहिए। मीडिया जनसमुदाय को विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर जागरूक कर सकता है कि रूढ़िबद्ध धारणा किस देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। मीडिया द्वारा जनसमुदाय को साक्षर करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें सुनी सुनाई धारणाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण नहीं बनाने चाहिए। वर्तमान प्रत्यक्षीकरण को क्वेश्चन देना, इन्फोर्सिंग एक्जिस्टिंग परसेप्शंस। मीडिया सदैव निम्न वर्गों की वर्तमान स्थिति को पृष्ठ पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार निम्न वर्ग को सदैव मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए मांग करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। निम्न वर्ग को सदैव उच्च आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के सामने झुकने वाले के रूप में प्रसारित व चित्रित किया जाता है। अनेक शोध कार्य स्पष्ट करते हैं कि यदि समाज में रूढ़िबद्धता, भेदभाव तथा सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो मीडिया को उच्चतर स्तर की भूमिका अदा करनी होगी। मीडिया को ये प्रयास समय रहते ही करने चाहिए ताकि इस समस्याओं को दूर करने में अधिक देरी न हो जाए। थैंक यू।